स्टूडेंट्स, आज अध्ययन करेंगे 1871 ईस्वी में हुए जर्मनी के एकीकरण का। 1871 ईस्वी से पहले जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था। इस भूभाग पर अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिनके अपने अपने राजा और अपने अपने कानून थे। इन स्वतंत्र राज्यों को आपस में मिलाकर 1871 ईस्वी में जर्मन राष्ट्र अथवा जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया को जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है। जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। सबसे पहले हम उन सहायक तत्वों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। जब हम बात करते हैं 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय मध्य यूरोप की, तो इस क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य स्थापित था जो पवित्र रोमन साम्राज्य कहलाता था। और यह साम्राज्य आधुनिक जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, पूर्वी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इटली, बेल्जियम और स्लोवेनिया देशों के भूभाग पर फैला हुआ था। पवित्र रोमन साम्राज्य के अध्यक्ष पद पर ऑस्ट्रिया के सम्राट का अधिकार था। इसे प्रमुख राज्यों के द्वारा चुना जाता था। इस साम्राज्य में अनेक छोटे छोटे राज्य शामिल थे जिनमें किसी प्रकार की समानता नहीं थी। ये सभी अपना प्रशासन स्वतंत्र रूप से चलाते थे। सैनिक, आर्थिक और विदेश नीति के मामलों में ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। केवल दो कारणों से ये छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़े हुए थे। पहला कारण था कि ये सभी राज्य एक सम्राट के द्वारा शासित होते थे और उस सम्राट के प्रति सैद्धांतिक रूप से ये आदर की भावना रखते थे। दूसरा कारण यह था कि पवित्र रोमन साम्राज्य की एक डाइट नाम की सभा होती थी जिसमें विभिन्न राज्यों के शासक और उनके प्रतिनिधि भाग लेते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में पवित्र रोमन साम्राज्य कमजोर पड़ गया और इसके साथ साथ सम्राट की शक्तियां भी कम हो गई। अब वह न तो सेना रख सकता था, न कोई आदेश जारी कर सकता था, न कोई नीति लागू कर सकता था। कानून बनाना और उसे लागू करना भी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा। पवित्र रोमन साम्राज्य के तहत विभिन्न जर्मन भाषी लोगों को एकजुट होने का मौका मिला। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रसिद्ध नारों ने यूरोप के अन्य देशों के साथ जर्मन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों की जनता को भी प्रभावित किया। फ्रांसीसी क्रांति के कारण जर्मनी क्षेत्र के लोगों में भी राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई और यह क्रांति इन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस क्षेत्र के लोग भी संपत्ति की सुरक्षा, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता और कानूनी समानता आदि अधिकारों की मांग करने लगे। इस प्रकार 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन क्षेत्र के लोगों को अपनी स्थिति सुधारने और एकीकरण के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। नेक्स्ट है नेपोलियन का योगदान। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। इसने यूरोप के अन्य देशों पर अधिकार करने के साथ साथ 1806 ईस्वी में पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जर्मन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार कर लिया और एक संघ की स्थापना की जिसे राइन संघ कहा गया। यह संघ जर्मनी एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसमें जर्मन क्षेत्र के 39 राज्य शामिल थे। बाद में नेपोलियन ने पर्सा और ऑस्ट्रिया को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। नेपोलियन ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण कराया। इस तरह इस क्षेत्र के लोग एक ही शासन व्यवस्था के अंतर्गत आ गए। यातायात और संचार के साधनों के कारण उनके बीच की दूरियां कम हो गई, जिसका लाभ इस क्षेत्र की जनता को मिला और उनमें राष्ट्रीयता की भावना जोर पकड़ने लगी। जर्मन क्षेत्र के लोगों में एकता की भावना का संचार हुआ। इसी कारण जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना के विकास का श्रेय नेपोलियन को दिया जाता है। नेक्स्ट है बर्सेनसेफ्ट संघ। 1815 ईस्वी में जेना विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने बर्सेनसेफ्ट नामक संघ की स्थापना की और राष्ट्रीय एकता के लिए इन्होंने आंदोलन आरंभ कर दिया। समानता, स्वतंत्रता और मातृभूमि के मूल्यों के तहत नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ाने के साथ साथ इस संस्था के सदस्यों का उद्देश्य विभिन्न आंदोलनों के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करना था। इनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और ये देशभक्ति की भावना के द्वारा राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे। इस संस्था का नारा था कि नैतिक चरित्र के उत्थान से ही जर्मनी एकीकृत हो सकता है। मेटरनिख ने इनके आंदोलन से डरकर इस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए और इस तरह इस संघ ने भी जर्मनी एकीकरण में योगदान दिया। नेक्स्ट है 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद 1830 ईस्वी में दूसरी क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के शासक चार्ल्स दसम को गद्दी से हटा दिया गया और उसके स्थान पर ओरलियंस वंश के शासक लुई फिलिप को गद्दी सौंप दी गई, जिसे नागरिक राजा के रूप में भी जाना जाता है। फ्रांस की इस क्रांति से प्रभावित होकर जर्मनी के ब्रंसविक, सैक्सनी, हैनोवर, हेसे कैसल, बवेरिया, वुर्टमबर्ग और बेडन आदि राज्यों ने भी क्रांति कर दी। इन्होंने अपने शासकों से नए संविधान की मांग की
अब इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के उदार आंदोलनों का समर्थन करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई जर्मन राज्यों को लोकतंत्रीय संविधान लागू करना पड़ा। इस प्रकार 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जर्मनी के लोगों में राजनीतिक चेतना की भावना का उदय हुआ। नेक्स्ट है जोल्वेरिन अथवा जर्मन चुंगी संघ का योगदान। जर्मन क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में चुंगी घर के अपने अपने और अलग अलग नियम थे। अनेक चुंगी घर बने हुए थे। अकेले पर्शिया में ही 67 चुंगी व्यवस्थाएं थी। एक रियासत से दूसरी रियासत में जाते समय भारी चुंगी देनी पड़ती थी, जो व्यापार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा थी। 1818 ईस्वी में पर्शिया के वित्त मंत्री मासेन के प्रयासों से एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार अनेक चुंगी घरों का अंत कर दिया गया और समस्त पर्शिया में स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत को लागू किया गया। 1818 में पर्शिया ने पहली बार श्वार्ज़बर्ग सौंदर्य शोषण के छोटे से राज्य से सीमा शुल्क संबंधी समझौता करके जाल्वरिन या सीमा शुल्क संघ की शुरुआत की। 1821 ईस्वी में एनहाल्ट और 1826 ईस्वी में मैक्लेनबर्ग भी इसमें शामिल हो गए। फ्रेडरिक लिस्ट नामक अर्थशास्त्री का मानना था कि जर्मनी की सीमा के अंदर निःशुल्क व्यापार नीति लागू होनी चाहिए, जिससे जर्मनी की आर्थिक एकता स्थापित हो सके। यदि सभी राज्य बिना सीमा शुल्क के आयात निर्यात तथा व्यापार करें तो व्यापार में वृद्धि के साथ साथ उनमें एकता का भी विकास होगा। इस प्रकार यह माना जाता है कि जोल्वेरिन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट की विचारधारा पर आधारित था। 1 जनवरी 1834 ईस्वी को मोर्ट और मासेन नामक वित्त मंत्रियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप जोल्वेरिन या जर्मन चुंगी संघ की स्थापना हुई। यह एक व्यापारिक संघ था। इसमें 18 जर्मन राज्य शामिल हो गए। 1866 ईस्वी तक प्रत्येक जर्मन भाषी राज्य जोल्वेरिन का हिस्सा बन चुका था। इन सभी ने एक दूसरे के साथ बिना किसी चुंगी करके स्वतंत्र व्यापार करना स्वीकार कर लिया। इस संघ का अधिवेशन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था और इसके निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे। पर्शिया राज्य इस संघ का नेतृत्व कर रहा था। ऑस्ट्रिया इस संघ में शामिल नहीं हुआ। इस प्रकार जाल्वरिन के अस्तित्व में आने से जर्मनी का आर्थिक एकीकरण संपन्न हो गया। जाल्वरिन संघ की वजह से इन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास हुआ। जैसे जैसे ये राज्य एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे, वैसे वैसे इन राज्यों के लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इससे भाईचारे का विकास हुआ और इसके साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास हुआ। जोल्वेरिन अथवा जर्मन चुंगी संघ के कारण पर्शिया जर्मन राज्यों का नेता बन गया और इस तरह जोल्वेरिन के कारण हुए आर्थिक एकीकरण ने पर्शिया के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग तैयार कर दिया। जर्मनी के राज्यों के एकीकरण की दिशा में यह पहला एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांस में 1789 और 1830 के बाद 1848 ईस्वी में तीसरी क्रांति हुई। फ्रांस की इस क्रांति के परिणाम स्वरूप लुई फिलिप को राजगद्दी से उतारकर राजतंत्र का अंत कर दिया गया अथवा राजा का शासन समाप्त कर दिया गया और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। फ्रांस की इस क्रांति का प्रभाव जर्मनी के क्षेत्रों पर भी पड़ा। 1848 ईस्वी की क्रांति के इस प्रभाव को जर्मनी के छोटे और बड़े सभी राज्यों ने महसूस किया। जर्मनी क्षेत्र के पर्शिया, बवेरिया, सैक्सनी और बाडेन आदि राज्यों में आंदोलन शुरू कर दिए गए। इनकी मांग थी कि निरंकुश राजतंत्र को समाप्त किया जाए, ऐसी लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की जाए जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो अथवा उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाए, लोकतंत्रात्मक संविधान लागू किया जाए, लोगों को नागरिक अधिकार प्रदान किए जाए, प्रेस को आजादी दी जाए। अंत में इन राज्यों के शासकों ने विद्रोह से डरकर लोगों की मांगों को स्वीकार कर लिया। इन राज्यों में लोकतंत्रीय संविधान अथवा संवैधानिक सरकारें स्थापित हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप पर्शिया के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने भी उदार संविधान स्वीकार कर लिया। इसने एक संसद की स्थापना पर भी सहमति जताई जो उन्हें सलाह दे सके और इसने यह घोषणा की कि आज मैंने जर्मनी के प्राचीन झंडे को स्वीकार किया है और मैं अपनी प्रजा को जर्मन साम्राज्य के प्राचीन झंडे की रक्षा के लिए समर्पित करता हूं। आज से पर्शिया और जर्मनी के हित एक समान होंगे। इस तरह पर्शिया के सम्राट की यह घोषणा आंदोलनकारियों की एक महान सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट है लोहा और कोयला की उपलब्धता तथा जर्मनी का औद्योगिकरण। 1815 से 1848 ईस्वी के बीच जर्मनी के औद्योगिकरण के लिए आधार भूमि तैयार हो गई। जोल्वेरिन की स्थापना ने व्यापार और उद्योगों के विकास का मार्ग तैयार कर दिया था। इस समय पर्शिया के रूर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कोयला और लोहा मिल गया, जिसके कारण जर्मनी का औद्योगिकरण तेजी से हुआ। इन खनिजों को निकालने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। उच्च कोटि के इस्पात का उत्पादन किया जाने लगा। 1860 ईस्वी तक जर्मनी की गिनती यूरोप के प्रमुख औद्योगिक देशों में की जाने लगी। औद्योगिक विकास के कारण जर्मनी में एक नए पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, जिसने जर्मनी की राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। यह वर्ग चाहता था कि जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके
एक संयुक्त जर्मनी का निर्माण किया जाए, जिसमें उद्योग धंधों पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने जर्मनी एकीकरण के लिए वर्षा के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। इस प्रकार औद्योगिकरण ने जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति के साथ साथ लोहे और कोयले की भी प्रमुख भूमिका रही। नेक्स्ट है जर्मनी एकीकरण में रेलों का योगदान। वर्षा के रूर क्षेत्र में लोहा उपलब्ध हो गया, जिससे रेलों का निर्माण किया जाने लगा। रेलों के निर्माण के लिए लोहे का अधिकतम उत्पादन किया जाने लगा। अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मन रेल मार्ग का जनक कहा जाता है। पहली जर्मन रेल लाइन 1835 ईस्वी में नुरेनबर्ग और फर्थ के बीच बनाई गई थी। 1850 ईस्वी तक जर्मन क्षेत्र में लगभग 3000 मील रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। प्रमुख नगरों को रेल मार्गों के द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया गया। बर्लिन जर्मनी क्षेत्र की रेलों का प्रमुख केंद्र बन गया। रेल लाइनों के निर्माण का जर्मनी पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। रेलों के निर्माण से व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति हुई। जर्मनी के औद्योगिकरण का मार्ग आसान हो गया। दूर दूर के लोग आपस में मिलने लगे और वे अपने आप को एक राष्ट्र का नागरिक समझने लगे। उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। रेलों के निर्माण में सैनिक उपयोगिता का भी पूरा ध्यान रखा गया, ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों और उनसे संबंधित सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिजवाया जा सके। इस प्रकार यह कहा जाता है कि जोल्वेरिन अथवा जर्मन चुंगी संघ ने जर्मनी एकीकरण की कृत्रिम आर्थिक बाधाओं को दूर किया था, उसी प्रकार रेलों ने जर्मनी एकीकरण की प्राकृतिक बाधाओं को दूर कर दिया। 1820 के दशक में डेन्यूब, वेसर और एल्बे नदियों को जोड़ते हुए जर्मन नदियों को नहरों से जोड़ना शुरू कर दिया गया। इससे यात्रा और व्यापार करना आसान हो गया। नेक्स्ट है बौद्धिक कारण अथवा विद्वानों का योगदान। अनेक विद्वानों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों में गौरव और राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। जेसी हर्डर नामक विद्वान ने 1748 ईस्वी में आइडियाज ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना की। इस समय तक जर्मनी के जो संपन्न लोग थे वो फ्रांसीसी फैशन, पोशाक, तहजीब और विचारों को अपनाना सभ्यता का प्रतीक मानते थे। जेसी हर्डर ने कहा कि जर्मनी के रहन सहन के तरीके फ्रांस से अलग हैं और हमें फ्रांस के रहन सहन के तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए। इनका मानना था कि एक भाषा बोलने वाले लोगों की अपनी विशेष प्रकृति और प्रतिभा होती है। जो लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं उनको अपने तरीके से अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहिए। उनका मानना था कि सच्ची सभ्यता और संस्कृति स्थानीय मूल से ही उत्पन्न होती है। उनके अनुसार सच्ची सभ्यता वही होती है जिसकी अपनी राष्ट्रीय आत्मा या राष्ट्रीय पहचान होती है, जिसे इन्होंने वोल्कजिस्ट नाम दिया। फादर जॉन ने युवा आंदोलन शुरू किया, अनेक व्यायामशालाएं स्थापित की। इसका उद्देश्य नौजवानों को शारीरिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ उनमें राष्ट्रवाद की भावना को भी जागृत करना था। जब ये अभ्यास के लिए जाते थे तो फ्रांसीसी पोशाक पहनने वालों का मजाक उड़ाते थे। ग्रिम्स बंधुओं द्वारा रचित लोक कथाओं का एक संग्रह ग्रिम्स फेरी टेल्स 1812 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने भी जर्मन क्षेत्र के लोगों में गौरव की भावना का विकास किया। इन कहानियों में एक समान भाषा, एक समान नैतिकता और एक समान बचपन के अनुभवों पर आधारित जर्मन संस्कृति को चित्रित किया गया है। जॉन फिक्टे भी इस काल के महान दार्शनिक थे, जिनका उग्र जर्मन राष्ट्रवाद के उद्भव में प्रमुख योगदान रहा। इन्होंने अपनी पुस्तक एड्रेसेज टू द जर्मन नेशन में राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा के बिना जर्मन देशवासियों का नैतिक उत्थान नहीं हो सकता। लोगों में अपनी राष्ट्रीय विशिष्टता की पहचान और देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। जर्मनी की अपनी आत्मा और राष्ट्रीय प्रकृति है, कोई भी मूल्य चुकाकर हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इन्होंने जर्मनी के राष्ट्रीय चरित्र को अन्य सभी से महान बताया। जर्मन जाति के लोग अन्य लोगों की तुलना में अधिक प्रतिभा संपन्न है। इनका मानना था कि जिस क्षेत्र के लोग एक भाषा बोलते हैं वह भाषा उनको जोड़ने का काम करती है। यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें एक हो जाना चाहिए। इस तरह जॉन फिक्टे के विचार उग्र जर्मन राष्ट्रवाद के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। फ्रेडरिक हीगेल ने भी जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने समाज तथा व्यक्ति की बजाय राज्य को सर्वोपरि स्थान दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति राज्य के प्रति समर्पित होकर उसके कानूनों और आदर्शों का पालन करके सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। संवैधानिक जर्मन राज्य की स्थापना के लिए इन्होंने शक्तिशाली प्रशा के राज्य को अपना समर्थन प्रदान किया। हार्डेनबर्ग नोवलिस की रचनाओं से जर्मनी के निवासियों को यह अनुभव होने लगा कि उनका भी धर्म, भाषा और प्राचीन इतिहास है जिन्होंने उनको एकता के सूत्र में बांधे रखा है। जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड फान रैंके ने भी जर्मन के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। डॉलमेन, रांके, बोमर और हासर नामक इतिहासकारों ने भी जर्मनी के प्राचीन इतिहास को नए रूप में प्रस्तुत करके
लोगों में राष्ट्रीयता का जोश उत्पन्न किया। फ्रेडरिक लिस्ट की पुस्तक सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1841 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई देश सभ्य और विकसित होना चाहता है तो उसके अपने नगर, कारखाने, उद्योग धंधे और पूंजी होनी चाहिए। हाफमैन वान फालर्सलेबन ने 1841 ईस्वी में जर्मनी का राष्ट्रगान लिखा। इस प्रकार इन विद्वानों ने जर्मन क्षेत्र की जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। इस तरह फ्रांस की 1789, 1830 और 1848 ईस्वी की क्रांतियों, नेपोलियन तथा उसके द्वारा स्थापित राइन संघ, जेन्ना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा स्थापित वर्सेनसेफ्ट संघ, जोल्वेरिन अथवा जर्मन चुंगी संघ, लोहा, कोयला, रेलों और नहरों तथा जर्मनी के विद्वानों ने जर्मन क्षेत्र के लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने और राष्ट्रवाद की भावना जगाने तथा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं जर्मनी एकीकरण की कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई और उनके क्या परिणाम रहे। प्रारंभ में जर्मनी एकीकरण से संबंधित दो विचारधाराएं काम कर रही थी। कुछ लोग चाहते थे कि ग्रेटर जर्मनी का निर्माण किया जाए, जिसमें ऑस्ट्रिया या उसके जर्मन भाषी क्षेत्र को साथ मिलाकर जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। कुछ लोग ऑस्ट्रिया के भाग को जर्मनी में न मिलाकर लिटिल जर्मनी का निर्माण करना चाहते थे। जर्मनी के एकीकरण की पहली योजना उदारवादियों के द्वारा बनाई गई, जिसके तहत वे जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। जर्मनी एकीकरण की दूसरी योजना क्रांतिकारियों के द्वारा बनाई गई। इस विचारधारा से जुड़े विद्यार्थी शक्ति के बल पर विदेशी शक्तियों को अपने जर्मन क्षेत्र से बाहर निकालना चाहते थे। 1815 ईस्वी में जेना विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने बर्सेनसेफ्ट नामक संघ की स्थापना की। इसके बाद 16 अन्य विश्वविद्यालयों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। इसके सदस्य चाहते थे कि विभिन्न आंदोलनों के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया जाए। जेना विश्वविद्यालय की इस बर्सेनसेफ्ट संस्था ने अक्टूबर 1817 में मार्टिन लूथर द्वारा घोषित धर्म सुधार की 300वीं वर्षगांठ के दिन वार्टबर्ग में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें देशभक्ति उत्सव का आयोजन किया गया, क्योंकि 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की बुराइयों के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था। बर्सेनसेफ्ट के वार्टबर्ग सम्मेलन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रवाद का उत्तेजनापूर्ण प्रदर्शन किया। जेना में 1818 में विद्यार्थियों के एक सम्मेलन में सर्व जर्मन विद्यार्थी संगठन की स्थापना की गई। बर्सेनसेफ्ट संघ के एक सदस्य कार्ल सैंड ने मार्च 1819 ईस्वी में एक रूसी साहित्यकार कात्जेब्यू की हत्या इस कारण कर दी क्योंकि वह अपनी रचनाओं में उदारतावाद की आलोचना करता था। इस आंदोलन को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने एक गुप्त सभा बुलाई, जिसमें 9 जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें बर्सेनसेफ्ट संघ को कुचलने के लिए जो आदेश पारित किए गए उन्हें कार्लसबाद आदेश कहा गया। इन आदेशों के अनुसार विद्यार्थियों के संघ गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। अध्यापकों और विद्यार्थियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। अनेकों को जेल में डाल दिया गया। उनकी सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया और प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए मेंज नामक स्थान में एक केंद्रीय जांच कमीशन की स्थापना की गई। कार्लसबाद आदेशों के फलस्वरूप जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ समय के लिए बंद रही। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा जर्मनी एकीकरण की तीसरी योजना बनाई गई। 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख इंग्लैंड चला गया। 1848 में ही फ्रांस में तीसरी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। इस कारण जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने भी जर्मनी एकीकरण के प्रयास प्रारंभ कर दिए और इन्होंने मार्च 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट में एक सभा आयोजित की, जिसे वोल पार्लियामेंट या प्री पार्लियामेंट अथवा आरंभिक संसद कहा जाता है, जिसे वयस्क मताधिकार द्वारा चुना गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि जर्मनी का एक अध्यक्ष के अधीन एकीकरण किया जाए और संसदीय सरकार की स्थापना की जाए। विभिन्न राज्यों के लोगों के द्वारा चुने हुए सदस्यों की एक राष्ट्रीय सभा बुलाई जाए, जर्मनी एकीकरण की योजना तथा संविधान बनाने का काम करे। 1 मई को चुनाव करवाए गए और 18 मई को राष्ट्रीय सभा का निर्माण किया गया, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा मार्च 1849 ईस्वी में समस्त जर्मनी के लिए संविधान तैयार किया गया। इस संविधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि शक्तियां किसी एक संस्था के पास केंद्रित नहीं होगी। इसमें राजा के अलावा 2 और सदन बनाए गए। पहला द हाउस ऑफ द स्टेट, जिसे स्टेटन हाउस कहा गया। दूसरा द हाउस ऑफ द पीपल, जिसे वोल्क हाउस कहा गया। जर्मनी एकीकरण की इस योजना में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल नहीं किया गया और पर्सा के सम्राट को जर्मन साम्राज्य का अध्यक्ष बनाने की योजना बनाई गई। सिम्पसन के नेतृत्व में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एक प्रतिनिधि मंडल 3 मार्च 1849 ईस्वी को पर्सा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ से मिला
और उसे बताया कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी एकीकरण के बाद उन्हें जर्मनी का सम्राट बनाना चाहती है, लेकिन पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ सम्राट के देवी अधिकारों में विश्वास करता था, जिसमें यह माना जाता है कि वह ईश्वर की इच्छा से शासक बना है। इसलिए वह जनता के द्वारा दिए गए ताज को अपना अपमान समझता था। इसलिए उसने कहा कि मैं ताज को गंदी नाली से उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर्सा के शासक द्वारा इंकार करने का एक कारण यह भी था कि इस योजना के अनुसार एकीकृत जर्मनी का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाएगा, राजा की शक्तियां कम कर दी जाएगी। एक कारण यह भी था कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी एकीकरण की इस योजना में शामिल नहीं किया गया, इसलिए पर्सा के शासक को उसके आक्रमण का भय था। वह यह भी जानता था कि दक्षिण के जो राज्य हैं, बेडन, बवेरिया, वुर्टमबर्ग, वे जर्मनी एकीकरण के विरोधी हैं। इसलिए पर्सा के शासक ने जर्मनी का सम्राट बनने से इंकार कर दिया, जिससे जर्मनी एकीकरण की उदारवादियों की यह योजना असफल हो गई और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का अंत हो गया। जर्मनी एकीकरण की चौथी योजना पर्सा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के द्वारा बनाई गई। मई 1849 ईस्वी में पर्सा, सैक्सनी और हैनोवर 3 राज्यों का संघ बनाया गया और शीघ्र ही इसमें जर्मनी क्षेत्र के 17 छोटे छोटे राज्य शामिल हो गए। मार्च 1850 ईस्वी में विभिन्न जर्मन राज्यों का एक सम्मेलन एफर्ट में आयोजित किया गया। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने जर्मन राज्यों की एक संघीय संसद एफर्ट में स्थापित करने का प्रयास किया और इसका अध्यक्ष वह स्वयं बन गया। इसमें पर्सा के नेतृत्व में जर्मन संघ के निर्माण की योजना बनाई गई, लेकिन इसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण ऑस्ट्रिया ने इस संघ का विरोध किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी के इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। दोनों के बीच विवाद बढ़ा और अंत में 1850 ईस्वी में ओल्टमज संधि के अनुसार पर्सा ने अपनी इस योजना को छोड़ दिया और ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में जो प्राचीन जर्मन संघ बना हुआ था, पर्सा ने पुनः उसी को स्वीकार कर लिया। इस तरह जर्मनी एकीकरण की यह चौथी योजना भी असफल हो गई। अब उन कारणों अथवा बाधक तत्वों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिनके कारण जर्मनी एकीकरण की ये विभिन्न योजनाएं और आंदोलन असफल रहे। 1815 से 1850 ईस्वी तक अथवा बिस्मार्क से पहले जर्मनी एकीकरण की विभिन्न योजनाएं बनाई गई और आंदोलन चलाए गए, लेकिन ये सफल नहीं हो सके। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें पहला कारण है जर्मन उदारवादियों में एकता का अभाव अथवा जर्मनी एकीकरण की एक निश्चित योजना का न होना। इनमें से कुछ चाहते थे कि समस्त राज्यों को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना कर दी जाए, कुछ का विचार था कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाए, राजा का पद बना रहे और शासन संविधान के अनुसार चलाया जाए, और कुछ समाजवादी शासन स्थापित करने के पक्ष में थे। प्रतिक्रियावादी चाहते थे कि ऑस्ट्रिया के अधीन जर्मन साम्राज्य की स्थापना की जाए, जबकि कुछ सुधारवादी पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी को संगठित करना चाहते थे। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के भविष्य का निर्धारण करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में नेपोलियन से पहले की जो यूरोप में व्यवस्था थी उसी को स्थापित करने का प्रयास किया। इसके तहत यूरोप की भूमि को कई महान शक्तियों में विभाजित कर दिया, जिससे यूरोप को युद्धों से बचाया जा सके, शक्ति संतुलन बना रहे और कोई भी एक देश अधिक शक्तिशाली न बन सके। नेपोलियन के साम्राज्य का विभाजन इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया आदि राज्यों के बीच कर दिया गया। उत्तरी इटली और जर्मन भाषी क्षेत्र ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुए। वियना कांग्रेस ने पर्सा को यूलिक क्लेवेसबर्ग और निचले राइन के क्षेत्र दिए। इसमें जर्मनी राज्यों के एकीकरण का विरोध किया गया। वियना कांग्रेस में नेपोलियन के द्वारा बनाए गए राइन संघ को समाप्त करके जर्मन परिसंघ का निर्माण किया गया। 1817 ईस्वी में हेसे होमबर्ग भी इसमें शामिल हो गया और इसके सदस्यों की संख्या 39 हो गई। इस संघ के प्रतिनिधियों के लिए जर्मन संसद डाइट की व्यवस्था भी की गई और इस संघ में भाग लेने वाले प्रतिनिधि राज्यों के शासकों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसलिए कहा जाता है कि यह संघ राजकुमारों का संघ था, आम लोगों का नहीं। और ऑस्ट्रिया को इसका स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि संघ के किसी एक सदस्य पर कोई हमला करता है तो वह हमला संघ के सभी सदस्यों पर माना जाएगा। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी क्षेत्र विभाजित रहे ताकि उसका प्रभुत्व इन क्षेत्रों पर बना रहे। वह इस क्षेत्र को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की दमनकारी नीति। कहा जाता है कि 1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति में मेटरनिक का अत्यधिक प्रभाव था। यूरोप की राजनीति मेटरनिक के इशारों पर चलती थी। जब जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के द्वारा बर्सेनशेफ्ट नामक संघ स्थापित करके जर्मनी के एकीकरण के लिए क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया तो मेटरनिक ने कार्लसबाद आदेश जारी करके इनका दमन कर दिया। बिस्मार्क से पहले जर्मनी एकीकरण के लिए चलाए गए आंदोलन की असफलता का एक कारण पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ भी था। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने जर्मनी एकीकरण की योजना बनाई थी और इस पार्लियामेंट ने जब एकीकृत जर्मनी के सम्राट का पद फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को देना चाहा
तो इसने उस ताज को लेने से इनकार कर दिया और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का अपमान किया। और इसके बाद जब स्वयं इसने जर्मनी एकीकरण की योजना बनाई तो ऑस्ट्रिया के भय से उस योजना को वापस ले लिया। इन छोटे छोटे राज्यों के पास इतनी विशाल और शक्तिशाली सेना नहीं थी जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया की शक्तिशाली सेनाओं का मुकाबला कर पाती। इस तरह कमजोर सेना भी जर्मनी के एकीकरण में बाधक थी। शासकों की दमनकारी नीतियों के कारण देशभक्त और क्रांतिकारी देश छोड़कर चले गए, जिससे आंदोलन कमजोर हो गया। इन राज्यों में धार्मिक विभेद भी जर्मनी एकीकरण में बाधक बना। उत्तरी राज्यों में प्रोटेस्टेंट और दक्षिणी राज्यों में कैथोलिक मत का प्रभाव था। पर्सा के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कोई भी राज्य इतना समृद्ध नहीं था कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इस समय तक लोग इतने जागरूक नहीं हुए थे क्योंकि शिक्षा और साहित्य का प्रसार कम था। जन जागृति और जनता के सहयोग का अभाव भी जर्मनी एकीकरण की असफलता का कारण रहा। अब बात करते हैं पर्सा के शासक विलियम प्रथम और प्रधानमंत्री बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण में योगदान की। कहते हैं 1858 ईस्वी में पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ मानसिक रूप से अपंग हो गया और 1861 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इस दौरान शासन के कार्य फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के भाई विलियम प्रथम ने किए और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम पर्सा का राजा बन गया, जो एक योग्य शासक था। सबसे पहले इसने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ आर्थिक सुधार किए। इसके बाद उसने अपनी सेना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वान रून को युद्ध मंत्री और वान मोल्टेक को मुख्य सेनापति बनाया और इन दोनों के सहयोग से उसने सेना में सुधार की योजना तैयार की। इन सुधारों के लिए काफी धन की आवश्यकता थी और इस धन के लिए पर्सा के निम्न सदन अथवा प्रतिनिधि सभा की मंजूरी आवश्यक थी। जब युद्ध मंत्री वान रून की यह योजना संसद में पेश की गई तो संसद ने इसमें कुछ संशोधन करने के लिए कहा, लेकिन इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया और संसद ने इस आधार पर बजट पास करने से मना कर दिया। और अब यहाँ एंट्री होती है जर्मनी एकीकरण का निर्माता कहे जाने वाले ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड वान बिस्मार्क शानहासन की, जिसका जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग जिले के शानहोजन नामक स्थान पर हुआ। बर्लिन में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। रिफ्लेक्शंस एंड रेमिनिसेंसेज नामक पुस्तकों की रचना की। बिस्मार्क ने 1847 ईस्वी में राजनीति में कदम रखा और उसे पर्सा की प्रतिनिधि सभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। वह राजतंत्र का समर्थक था और सम्राट के दैवीय अधिकारों का समर्थन करता था। उदारवाद, प्रजातंत्र और संविधान में उसकी कोई आस्था नहीं थी। 1851 ईस्वी में उसे फ्रैंकफर्ट संसद में पर्सा का राजदूत बनाकर भेज दिया गया, जहां उसने ऑस्ट्रिया की नीतियों का विरोध करते हुए 8 वर्षों तक जर्मनी क्षेत्र के राज्यों को पर्सा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद 1859 ईस्वी में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बिस्मार्क को पर्सा का राजदूत बनाकर भेज दिया गया, जहां उसने रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के साथ मित्रता स्थापित की। इसके बाद 1862 ईस्वी में उसे रूस से हटाकर पेरिस भेज दिया गया। इसके बाद 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर अथवा प्रधानमंत्री बना दिया गया और इस प्रकार पर्सा का प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका लक्ष्य था पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना, जिसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। तत्कालीन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस समय की जितनी बड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान केवल भाषणों और बहुमत के आधार पर नहीं किया जा सकता। केवल रक्त और लौह की नीति को अपनाकर जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। हथियारों के द्वारा और सेना को मजबूत करके ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। बिस्मार्क ने सभी लोगों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने उदारवादियों को खुश करने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च पर नियंत्रण स्थापित किया। बिस्मार्क और कैथोलिक चर्च के बीच संस्कृति के संघर्ष को अथवा बिस्मार्क की धार्मिक नीति को कुल्टरकाम्प कहा गया है। बिस्मार्क के लिए समाजवाद बड़ी चुनौती था। उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन उसने समाजवादियों को खुश करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ओल्ड एज पेंशन योजनाएं लागू कर दी। बिस्मार्क ने पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को भी खुश करने का प्रयास किया। सैनिक सुधारों के लिए जब निम्न सदन अथवा प्रतिनिधि सभा ने धन संबंधी बिल पास करने से इनकार कर दिया तो उसने सैनिक सुधारों के लिए बजट सीधा उच्च सदन अथवा राज्यसभा से पास करवा लिया। बिस्मार्क ने 1864 से 1866 तक इसी तरह बजट पास करवाया और उसने मुख्य सेनापति मोल्टके की सहायता से विशाल और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, क्योंकि उसे मालूम था कि सेना और हथियारों के बल पर ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। और इसके समय संसद केवल नाम मात्र की संस्था बनी रही। सबसे पहले उसने डेनमार्क के साथ युद्ध किया। इस युद्ध का कारण स्लेस्विग और होलेस्टीन के क्षेत्र थे जो पर्शिया और डेनमार्क के बीच स्थित थे और इनमें डेन और जर्मन लोग निवास करते थे। जर्मनी और डेनमार्क के बीच 1852 ईस्वी में लंदन का समझौता हुआ, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि ये दोनों क्षेत्र
डेनमार्क के प्रभाव में रहेंगे, लेकिन डेनमार्क इनको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर सकेगा। इस समझौते को ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक ने भी स्वीकार कर लिया और इन दोनों क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ दिया और इस तरह ये दोनों क्षेत्र डेनमार्क के प्रभाव में आ गए। 1863 ईस्वी में जब डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु हुई, इसके बाद क्रिश्चियन नौवां डेनमार्क का शासक बन गया और इसने नए संविधान का निर्माण करके इन दोनों क्षेत्रों को डेनमार्क का हिस्सा बना लिया। ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक ने भी अपना विरोध प्रकट किया और इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार बताया। बिस्मार्क ने डेनमार्क से कहा कि आप 1852 के तहत हुए लंदन समझौते का उल्लंघन कर रहे हो, जिसके तहत यह समझौता हुआ था कि इन क्षेत्रों को डेनमार्क में शामिल नहीं किया जाएगा। बिस्मार्क भी इन क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता था। बिस्मार्क की यह नीति थी कि युद्ध से पूर्व शत्रु को मित्र विहीन कर दो। इस नीति के तहत उसने कई देशों के साथ समझौते किए। 16 जनवरी 1864 ईस्वी को बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों मिलकर डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध करेंगे और युद्ध में जीतने के बाद इन क्षेत्रों को आपस में बांट लेंगे। इसके लिए उसने पहले फ्रांस के शासक नेपोलियन और उसके बाद ब्रिटेन को इस मुद्दे से दूर रहने के लिए राजी कर लिया और डेनमार्क के शासक को कह दिया कि वह नया संविधान लागू न करे। लेकिन डेनमार्क का शासक नहीं माना और इस कारण प्रशा और ऑस्ट्रिया की सेना ने इस पर आक्रमण करके इसे आसानी से पराजित कर दिया। मजबूर होकर डेनमार्क को अक्टूबर 1864 ईस्वी में इनके साथ वियना की संधि करनी पड़ी। इस समझौते के अनुसार इसने स्लेस्विग, होल्स्टीन और लावेनबुर्ग के क्षेत्र प्रशा और ऑस्ट्रिया को दे दिए। प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच इन क्षेत्रों का विभाजन करने के लिए 14 अगस्त 1865 ईस्वी को इन दोनों देशों के बीच गैस्टिन नामक संधि हुई, जिसके अनुसार होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का और स्लेस्विग पर प्रशा का अधिकार मान लिया गया और लावेनबुर्ग का क्षेत्र प्रशा को बेच दिया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि कील के बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों का अधिकार रहेगा। इस प्रकार डेनमार्क के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप 1865 ईस्वी में स्लेस्विग और लावेनबुर्ग के क्षेत्र प्रशा को मिल गए। बिस्मार्क यह अच्छी तरह से जानता था कि जर्मनी एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया है और इसे पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जा सकता। इनके बीच दुश्मनी का इतिहास पुराना रहा है। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के भविष्य का निर्धारण करने के लिए जब 1815 में वियना की संधि हुई तो इसमें जर्मन संघ का अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बना दिया गया, जिससे प्रशा का राज्य खुश नहीं था। 1834 में जोल्वेरिन अथवा जर्मन चुंगी संघ का निर्माण प्रशा के नेतृत्व में किया गया। इसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया, इससे ऑस्ट्रिया को परेशानी हुई। 1848 ईस्वी में जर्मन फेडरेशन का गठन किया गया। इसमें प्रशा और ऑस्ट्रिया दोनों शामिल थे, लेकिन फिर भी इनमें विवाद की स्थिति बनी रही। जब प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने 1849 ईस्वी में जर्मनी एकीकरण की योजना बनाई तो उसे भी ऑस्ट्रिया ने अपनी योजना वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। 1862 में बिस्मार्क जब प्रशा का प्रधानमंत्री बना तो उसने बड़ी कूटनीति से काम लेना शुरू कर दिया। पहले तो ऑस्ट्रिया का सहयोग लेकर डेनमार्क से स्लेस्विग और होल्स्टीन के क्षेत्र प्राप्त किए और फिर उसने सोची समझी रणनीति के तहत ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन का क्षेत्र दिया, क्योंकि वह जानता था कि इस क्षेत्र का शासन प्रबंध ऑस्ट्रिया के लिए आसान नहीं होगा। जब ऑस्ट्रिया ने होल्स्टीन तक जाने के लिए रास्ते की मांग की तब बिस्मार्क ने कहा कि इस तरह का पहले कोई समझौता नहीं हुआ था और उसे ऑस्ट्रिया से होल्स्टीन तक का मार्ग देने से इनकार कर दिया। बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया उस पर आक्रमण करेगा, इसलिए उसने फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के साथ बियारिज में मुलाकात करके युद्ध से निष्पक्ष रहने का वचन ले लिया। इसके बाद बिस्मार्क ने पिडमोंट और सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल के साथ समझौता किया और उससे कहा कि यदि वह इस युद्ध में बिस्मार्क का साथ दे तो वह युद्ध में जीतने के बाद उसे वेनेशिया का प्रदेश दिलाएगा, जिस पर ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर रखा था। इस प्रकार पिडमोंट और सार्डिनिया का शासक भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा का साथ देने के लिए तैयार हो गया। रूस पहले ही प्रशा का मित्र बन चुका था, क्योंकि बिस्मार्क ने पोलैंड के विद्रोह को दबाने में रूस की सहायता की थी। पोलैंड के भूभाग पर प्रशा और रूस का नियंत्रण था। रूसी नियंत्रण वाले पोलैंड के लोगों ने 1863 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। प्रशा ने रूसी सैनिकों को अपने क्षेत्र में से होकर जाने की अनुमति दी ताकि रूस अधिकृत पोलैंड के विद्रोह को दबाया जा सके। बिस्मार्क यह भी जानता था कि इंग्लैंड इस युद्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि उसने शानदार अलगाववाद अथवा गठजोड़ों में शामिल न होने की नीति को अपना रखा था और होल्स्टीन की जनता भी ऑस्ट्रिया के शासक से खुश नहीं थी। जब प्रशा ने होल्स्टीन तक का मार्ग ऑस्ट्रिया को देने से इनकार कर दिया था तब ऑस्ट्रिया इस मामले को लेकर फ्रैंकफर्ट सभा में गया। कहते हैं कि ऑस्ट्रिया के इशारे पर संसद ने निर्णय दे दिया कि डेनमार्क से प्राप्त स्लेस्विग, होल्स्टीन और लावेनबुर्ग के तीनों क्षेत्र ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक को दे दिए जाएं। तब बिस्मार्क ने कहा कि यह गैस्टिन समझौते के विरुद्ध है और 16 जून 1866 ईस्वी को प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध शुरू हो गया, जो 7 सप्ताह तक चला। कई युद्धों में ऑस्ट्रिया को परास्त करने के बाद सेडोवा में
3 जुलाई 1866 को निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें पर्सा की जीत हुई और ऑस्ट्रिया की हार हुई। हार के बाद पर्सा के साथ ऑस्ट्रिया को समझौता करना पड़ा और इन दोनों के बीच 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई। इस संधि के अनुसार 1815 में की गई वियना संधि को समाप्त कर दिया गया। 1815 में वियना संधि के अनुसार बनाए गए जर्मन संघ को ऑस्ट्रिया ने छोड़ना स्वीकार कर लिया। अब वह जर्मन संघ का अध्यक्ष नहीं रहेगा। पर्सा के नेतृत्व में बनाए गए उत्तरी जर्मन संघ को ऑस्ट्रिया ने स्वीकृति दे दी और वह इस संघ से अपने आप को अलग रखेगा। इस युद्ध के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार बताया गया और इसलिए वह युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में पर्सा को 30 लाख पाउंड देगा। इस प्रकार 1866 ईस्वी में होल्स्टीन, हैनोवर, हेसे कैसल, नास्सो, फ्रैंकफर्ट पर्सा को मिल गए। ऑस्ट्रिया पर्सा के विरुद्ध युद्ध में किसी का साथ नहीं देगा और वह जर्मनी के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं करेगा। इस प्रकार बिस्मार्क की कूटनीति से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व जर्मन राज्यों से समाप्त हो गया और पर्सा एक शक्तिशाली राज्य बन गया। इस युद्ध का लाभ इटली के एकीकरण को भी मिला, क्योंकि वेनेशिया का प्रदेश इटली को प्राप्त हो गया। जर्मन क्षेत्र के राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया और अब बिस्मार्क इन पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। बर्लिन में 4 अगस्त 1866 ईस्वी को उत्तरी जर्मन राज्यों की सभा बुलाई गई। इस सभा में उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण किया गया, जिसमें 21 राज्य शामिल हुए, जिसमें सैक्सनी, मैक्लेनबर्ग, ओल्डेनबर्ग और ब्रंसविक आदि प्रमुख राज्य थे और इस संघ के लिए एक संविधान का भी निर्माण किया गया। 17 अप्रैल 1867 ईस्वी को इस संघ के लिए बनाए गए संविधान को पास कर दिया गया। 1 जुलाई 1867 ईस्वी को जब उत्तरी जर्मन संघ का संविधान लागू किया गया तो इस समय इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। संघ के लिए बनाए गए इस संविधान में 2 सदनीय संसद की व्यवस्था की गई। प्रथम राइक्सटेग अथवा लोकसभा, इसके सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाते थे। दूसरी बुंदेसराट अथवा संघीय परिषद, इसका काम कानूनों का निर्माण करना और संघ के शासन को चलाना था। पर्सा के शासक को इस संघ का अध्यक्ष बनाया गया, जिसे युद्ध और संधि करने के महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए और पर्सा के चांसलर बिस्मार्क को उत्तरी जर्मन संघ का चांसलर भी बना दिया गया। इसे भी अत्यधिक अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई। इस संघ के संविधान में कहा गया कि इन राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बिस्मार्क ने उन्हें हर प्रकार की आर्थिक और सैनिक सहायता देने का भी वचन दिया। इस प्रकार उत्तरी जर्मन संघ के निर्माण से उत्तरी जर्मनी के राज्यों का एकीकरण हो गया। अब दक्षिणी जर्मनी की 4 रियासतों बवेरिया, वुर्टमबर्ग, बेडन और हेसे डार्मस्टेट को उत्तरी जर्मन संघ में शामिल करने के लिए बिस्मार्क को फ्रांस से युद्ध करना जरूरी था, क्योंकि उत्तरी जर्मन संघ बन जाने से फ्रांस को अपनी सुरक्षा का भी डर सताने लगा। फ्रांस की तरह इन 4 दक्षिणी रियासतों पर कैथोलिक मत का प्रभाव था। इस आधार पर ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और ये चारों राज्य जर्मनी में शामिल नहीं होना चाहते थे। फ्रांस के साथ पर्सा के युद्ध की नींव 1866 ईस्वी में हुए पर्सा और ऑस्ट्रिया युद्ध के दौरान ही रखी जा चुकी थी, जब पर्सा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का वचन लिया था। नेपोलियन ने उम्मीद की थी कि राइन के कुछ प्रदेश उसे मिल जाएंगे और उसकी सीमा का विस्तार राइन नदी तक हो जाएगा। ऑस्ट्रिया में विजय प्राप्त करने के बाद जब बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया तो वह बिस्मार्क से नाराज हो गया। नेपोलियन तृतीय फ्रांस की सीमा राइन नदी तक बढ़ाना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क की कूटनीति के कारण उसकी योजना सफल नहीं हो सकी। जब नेपोलियन तृतीय ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए 1867 ईस्वी में हॉलैंड के शासक से लग्जमबर्ग खरीदना चाहा, तो जर्मनी ने इसका विरोध किया और हॉलैंड के शासक ने भी लग्जमबर्ग बेचने से इनकार कर दिया। नेपोलियन इससे तिल मिला गया और लग्जमबर्ग की समस्या पर विचार करने के लिए मई 1867 ईस्वी में यूरोपीय राज्यों के लंदन सम्मेलन में लग्जमबर्ग को तटस्थ राज्य मान लिया गया। इस प्रकार बिस्मार्क की कूटनीति से नेपोलियन तृतीय लग्जमबर्ग को भी नहीं खरीद सका। जब बिस्मार्क ने दक्षिणी रियासतों को जर्मनी में शामिल करने की कोशिश की तो नेपोलियन ने कहा कि यदि बिस्मार्क ने ऐसा प्रयास किया तो हमारी बंदूकें अपने आप चल पड़ेगी। लेकिन बिस्मार्क इन रियासतों को किसी भी कीमत पर जर्मनी में शामिल करना चाहता था। इसी दौरान स्पेन के उत्तराधिकार और एम्स के तार की घटना घटी। स्पेन की जनता ने 1868 ईस्वी में महारानी इसाबेला द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह करके उसे गद्दी से हटा दिया। 7 राजकुमारों में से कोई भी योग्य नहीं मिला और 2 वर्षों के बाद बिस्मार्क ने पर्सा के शासक के भाई लियोपोल्ड को स्पेन का शासक बना दिया। इससे फ्रांस को डर लगा कि ऐसा होने पर वह दोनों ओर से पर्सा से गिर जाएगा। इस पर विरोध प्रकट करने के लिए नेपोलियन ने अपने राजदूत बेनेदिती को पर्सा के शासक के पास एम्स नामक स्थान पर भेज दिया और पर्सा के शासक विलियम प्रथम के कहने पर उसके भाई लियोपोल्ड ने 12 जुलाई 1870 को त्यागपत्र दे दिया। लेकिन नेपोलियन ने अपने राजदूत को कहा कि वह पर्सा के राजा से लिखित रूप में ले कि वह आगे भी अपने किसी राजवंश के व्यक्ति को स्पेन का उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। पर्सा के शासक ने
फ्रांस के राजदूत के साथ अपनी बातचीत का विवरण तार के द्वारा बिस्मार्क के पास भिजवा दिया। इसे इतिहास में एम्स टेलीग्राम के नाम से जाना जाता है। बिस्मार्क ने इसमें इस प्रकार का बदलाव किया जिससे लगे कि पर्सा के राजा ने फ्रांस के राजदूत और फ्रांस की जनता दोनों का अपमान किया है और उसे मजबूर होकर 15 जुलाई 1870 को पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। इस समय तक बिस्मार्क ने रूस, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और पिडमोंट सार्डिनिया के शासकों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे और दक्षिणी रियासतों के साथ भी समझौता कर लिया। दूसरी तरफ फ्रांस को किसी भी देश की सहायता नहीं मिल सकी। पर्सा की सेना ने हर मोर्चे पर फ्रांस की सेना को विफल कर दिया। 1 सितंबर 1870 को सबसे महत्वपूर्ण युद्ध सेडान का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में विजय पर्सा के लिए महत्वपूर्ण विजय थी। इसने फ्रांस को बुरी तरह पराजित किया और इस युद्ध में पर्सा के सेनापति मोल्तके की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेपोलियन के साथ फ्रांस के लगभग 83,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। नेपोलियन तृतीय के पतन के बाद 4 सितंबर 1870 ईस्वी को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई और सरकार ने अपना नाम राष्ट्रीय रक्षा सरकार गवर्नमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कर लिया। इसके बाद भी पर्सा के विरुद्ध युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया गया। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को फ्रांसीसी सेना ने हार मान ली और युद्ध समाप्त हो गया। इसी दिन वर्साय के शीश महल में एक शानदार सम्मेलन का आयोजन किया गया। बवेरिया, वुर्टमबर्ग, बेडन और हेसे डार्मस्टेट को भी उत्तरी जर्मन संघ में शामिल कर लिया गया। पर्सा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाने की घोषणा की गई। 4 मई 1871 ईस्वी को जर्मनी साम्राज्य का संविधान लागू हो गया। जर्मन लोगों को शाही संसद मिली जिसने 25 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी पुरुष नागरिकों को प्रत्यक्ष चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया। इस प्रकार उत्तरी जर्मन संघ, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी, एक जर्मन साम्राज्य में बदल गया। 10 मई 1871 ईस्वी को जर्मनी और फ्रांस के बीच फ्रैंकफर्ट संधि हुई जिसके द्वारा जर्मनी साम्राज्य को मान्यता प्रदान कर दी गई। फ्रांस ने अल्सेस और लॉरेन नामक अत्यंत समृद्ध प्रदेश जर्मनी को दे दिए। फ्रांस को युद्ध का दोषी मानकर उस पर 20 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया गया जिसका भुगतान करने के लिए उसे 3 वर्ष का समय दिया गया और यह भी कहा गया कि तब तक जर्मनी की सेना फ्रांस में ही रहेगी। इस युद्ध में इटली ने पर्सा का साथ दिया था। इटली ने रोम पर अधिकार कर लिया और इसी के साथ इटली का भी एकीकरण हो गया। इस प्रकार माना जाता है कि फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 1806 ईस्वी में जर्मनी क्षेत्र के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ बनाया जिसे राइन संघ कहा गया। इस संघ ने जर्मनी की राष्ट्रीय एकता अथवा जर्मनी का एकीकरण करने के लिए आधार भूमिका कार्य किया। जोल्वेरिन संघ रेलों, कोयला, लोहा और जर्मनी के औद्योगिकरण का भी जर्मनी के एकीकरण में उल्लेखनीय योगदान रहा। लेकिन जर्मनी के एकीकरण का वास्तविक निर्माता बिस्मार्क को माना जाता है जो पर्सा का प्रधानमंत्री था। इसने अपनी कूटनीति, दृढ़ निश्चय, अदम्य साहस तथा रक्त और लौह की नीति के द्वारा जर्मनी एकीकरण की बाधाओं को पार किया। उसे डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध करने पड़े। पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी के इतिहास में इनका एक प्रमुख स्थान है। इन्हें जर्मनी का लौह पुरुष अथवा आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं कि 18 जनवरी 1701 ईस्वी में फ्रेडरिक प्रथम के द्वारा पर्सा राज्य की स्थापना की गई थी। 1815 ईस्वी में वियना संधि के अनुसार पर्सा को पोसेन का क्षेत्र, सैक्सनी का कुछ भाग, स्वीडिश पोमेरेनिया का क्षेत्र और राइन क्षेत्र तथा वेस्टफेलिया के क्षेत्र प्राप्त हुए। 1864 ईस्वी में जब पर्सा ने ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में मिलाकर डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध किया तो डेनमार्क ने ऑस्ट्रिया और पर्सा की संयुक्त सेना के विरुद्ध हार मान ली और स्लेस्विग, होल्स्टीन और लावेनबुर्ग के क्षेत्र ऑस्ट्रिया और पर्सा को दे दिए। 14 अगस्त 1865 ईस्वी को ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच गैस्टीन नामक संधि हुई जिसके अनुसार स्लेस्विग और लावेनबुर्ग के क्षेत्र पर्सा को प्राप्त हुए। इसके बाद 1866 ईस्वी में पर्सा ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी को ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच प्राग नामक संधि हुई जिसके अनुसार पर्सा को होल्स्टीन, हेनोवर, हेसे कैसल और नासो के क्षेत्र प्राप्त हो गए। 1867 ईस्वी में उत्तरी जर्मन संघ बनाया गया जिसमें सैक्सनी, मैक्लेनबर्ग, ओल्डेनबर्ग, ब्रंसविक आदि राज्य शामिल हो गए। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को फ्रांस को हराने के बाद बवेरिया, बर्टमबर्ग, बेडन और हेसे डार्मस्टेट के राज्य भी उत्तरी जर्मन संघ का हिस्सा बन गए और इस तरह से जर्मन साम्राज्य का निर्माण हुआ और जर्मनी एकीकरण का कार्य संपन्न हो गया। 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस तथा पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट संधि हुई। अल्सेस और लॉरेन क्षेत्र जर्मनी को मिल गए और इस तरह से
बिस्मार्क के महान प्रयासों से जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया।